हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ काफ़ी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे आप लोग। हमने एक नया टॉपिक शुरू किया था रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन का पार्ट ये बनाया जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन क्यों यूज़ करते हैं, उसके बारे में हमने बताया। क्यों? हमने साइंटिफिक मेथड से इसको डिटेल किया कि हम इसका यूज़ क्यों करते हैं। नहीं, अब आज जो है हम रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जांपल्स लेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन कैसे यूज़ करते हैं वो लेंगे और वो भी साइंटिफिक मेथड से। नहीं, वो जो मेरा पद्धति है बताने का, वो साइंटिफिक मेथड से वैज्ञानिक विधि से बताना है कि हम कैसे उसका यूज़ करेंगे, ठीक है? तो आइए हम फिर से देखते हैं उन चीज़ों को फिर से हम एक बार समरी करते हैं कि हमने जो कल बताया था, उसमें हमने रिलेटिव वर्ड्स के बारे में भी बताया था कि रिलेटिव वर्ड्स जो होते हैं, उसमें रिलेटिव प्रोनाउन भी हैं और रिलेटिव एडवर्ब्स भी हैं। रिलेटिव प्रोनाउन जो कुछ कुल है वो 8 है, जिसमें से जो क्वेश्चन वर्ड है वह क्वेश्चन वर्ड कुल कितने हैं? 5 हैं। हु, whom, which, which और what। ये जो है क्वेश्चन वर्ड जो है 5 हैं और रेस्ट जो 4 क्वेश्चन वर्ड हैं when, where, why और how। क्वेश्चन वर्ड कहने से मेरा मतलब है कीवर्ड कहिए या WH वर्ड्स कहिए, क्योंकि इसके लास्ट में सब में क्या है, शुरू में सब में क्या है, WH है। एक्सेप्शन एक हाउ है जिसमें HW तो है लेकिन अलग अलग है। अदरवाइज हु, whom, which, what इस सब में जो है शुरुआत में ही WH वर्ड्स है। तो ये WH वर्ड्स जो 9 थे उसको दो कैटेगरी में अभी हम यहाँ ले लिए हैं, कुछ को रिलेटिव प्रोनाउन और कुछ रिलेटिव एडवर्ब्स ले लिए हैं, बल्कि यह ऐसे ही हैं। नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड जो ना रिलेटिव प्रोनाउन है ना सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड रिलेटिव एडवर्ब्स है। 5 जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है और 4 जो है वो रिलेटिव एडवर्ब्स है। अब रिलेटिव एडवर्ब्स हमने कल इसके बारे में जो रिलेटिव प्रोनाउन टॉपिक शुरू किया था उसमें बताया कि जोड़ने का काम कंजंक्शन करता है, जो मूल रूप से इसी का काम है। उसके अलावा एक्सेप्शनली जो है रिलेटिव वर्ड्स, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब्स और कभी-कभी प्रीपोजिशन। इसके अलावे कंजंक्शन के अलावे ये 3 जो है मतलब कुल मिला के 4 हो गए। नहीं, कंजंक्शन के अलावे 3 और जो है वह जोड़ने का काम करते हैं। तो मूल काम किसका है जोड़ने का? 2 सेंटेंस या 2 वर्ड्स को जोड़ने का काम किसका है? कंजंक्शन। यही फेविकॉल है जो जोड़ने का काम करता है। इसके जोड़ने से किसी तरह का मतलब ये नहीं दिखता है कि वो इस तरह से जोड़ा गया। नहीं, ये अच्छा से जोड़ता है। लेकिन ये जो रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब्स और रिलेटिव ये है सॉरी प्रीपोजिशन है, ये जो है वो एक्सेप्शनली जोड़ते हैं और जोड़ने के सिवा इनका और भी काम होता है रिलेट करना, संबंध बताना। नहीं, इसलिए ये उससे अलग है। तो हम यहाँ पर इसका भी जिक्र जहाँ जरूरत पड़ेगी उसका हम जिक्र आएगा, तो ये ब्रीफ जो है एक डिस्कस चीजें बता दी गई जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। तो आगे हम बात करेंगे इस इनवर्स पर, रिलेटिव वर्ड्स पर, कि रिलेटिव वर्ड्स जो है वो कैसे यूज किए जाते हैं। हमने आपको क्यों क्यों पहले ही बता दिया कि रिलेटिव वर्ड्स क्यों यूज करते हैं। नहीं, आज हमारा होगा कैसे, कहां। नहीं, ये दो चीज होगा, हाउ एंड वेयर। कैसे और कहां करते हैं। नहीं, क्योंकि साइंटिफिक मेथड में हमें जानना है, हमें कंफ्यूज नहीं रहना है कि हम ऐसा यूज क्यों करेंगे। हमें एकदम से क्लियर रहना है कि हाँ ऐसा ही होगा। हम उसके मालिक होंगे, ना कि हमारा मालिक वो होगा। इंग्लिश में यह जान लेने की आवश्यकता है कि पहले जो है इंग्लिश में पहले पीपल है, नहीं, उसके नीचे ग्रामर है। लोग जैसा यूज करेंगे वही ग्रामर बन जाएगा। नहीं, जैसा लोग चाहेंगे वैसा ही ग्रामर बन जाएगा। ऐसा नहीं कि जो है कोई 10 आदमी बैठा ग्रामेरियन और कहा कि नहीं आप लोगों को ऐसे यूज करना पड़ेगा और हम सभी को यूज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। सारे लोग जिस चीज को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, वही ग्रामर बन जाता है। तो हमें इस चीज को देखना है कि ग्रामर का रूप कैसे धारण कर लिया, कैसे और कहाँ इसका इस्तेमाल होगा। तो हम सबसे पहले आइए अब देखते हैं ये सब वर्ड को देखते हैं कि ये सब क्या है हमने यूज किया। हु का जो इंट्रोगेटिव मीनिंग कौन होता है, लेकिन इसमें इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? जो हो जाएगा। हुम का इंट्रोगेटिव मीनिंग क्वेश्चन मीनिंग होता है किसे, इसमें हो जाएगा जिसे, जो।
ये इसका किसका किसकी होता है, यहां हो जाएगा जिसका जिसकी। इस सेंस में, इस सेंस में करना, इस सेंस में यूज होगा। व्हिच का मतलब जो है कौन होता है, लेकिन इसमें रिलेटिव हो जाएगा जो। नहीं, अब ये व्हिच हमने ये इस तरह से लिखा हु, हुम, हुज। इसके लिखने के पीछे कारण है कि यह जो है सब्जेक्टिव केस है, हुम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है, और हुज जो है वो पॉजेसिव केस है, पॉजेशन बताता है। केस और नंबर जो है बताया गया था आपको। केस और नंबर बताने का यही उद्देश्य था कि जो किसका यूज कहां होगा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। नहीं, ये हमारा यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है। और इस यूनिवर्सल स्ट्रक्चर में, यूनिवर्सल कहने से मतलब है कि एकमात्र हमारा स्ट्रक्चर है जिसको हमें फॉलो करना है। सब्जेक्ट प्लेस पर जो यूज होगा वो सब्जेक्टिव केस होगा। जो सब्जेक्ट प्लेस पर प्रोनाउन यूज होता है वह सब्जेक्टिव केस में होगा। सब्जेक्टिव का इस कहने से मतलब है कि आई है, यू है, वी है, नहीं, यहाँ पर ही है, सी है, इट है, ये सब यूज होगा। और ऑब्जेक्टिव केस जो है वो ऑब्जेक्ट प्लेस पर जो होगा वो ऑब्जेक्टिव केस होगा। ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाता है, मी हो गया, वी का अस हो गया, यू का यू ही रह जाता है, ई का हिम हो गया, सी का हर हो गया, इट का इट ही रह जाता है, दे का देम हो जाता है। नहीं, ये सब ऑब्जेक्टिव केस का हुआ। ऑब्जेक्ट प्लेस, वर्ब के बाद का जो प्लेस है ऑब्जेक्ट प्लेस होता है, जो रिसीवर होता है। नहीं, जिसका जैसे हम कर्ता और कर्म की जो परिभाषा बोलते हैं तो कर्म बोलते हैं उसको। कर्म प्लेस पे जो होता है जिस पर एक्शन का प्रभाव पड़ता है, वर्ब का प्रभाव पड़ता है, क्रिया का प्रभाव पड़ता है, दैट इज कर्म। तो ये ऑब्जेक्टिव केस जो है वह ऑब्जेक्ट प्लेस पर, वर्ब के बाद का प्लेस है जिस पर कर्ता काम का प्रभाव पड़ता है। और ये करने वाला होता है, ये डूअर हो गया, करने वाला। और ये प्राप्त करने वाला जिस पर असर होता है। तो इस प्लेस पर जो यूज होगा वह क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में। तो हुम का प्रयोग जो होता है वह क्या है, हु का ऑब्जेक्टिव केस है। वर्तमान में हुम के बदले हु का भी इस्तेमाल बढ़ते जा रहा है। लगभग 18वीं 19वीं शताब्दी से ही लोग प्रयास कर रहे हैं हु के बदले केवल हुम के बदले सिर्फ हु का ही इस्तेमाल हो, लेकिन फिर भी हुम अभी तक विलुप्त नहीं हुआ है। मैंने कहा था कि बहुत सारे प्रोनाउन की संख्या दिन प्रतिदिन घटी है। एकमात्र पार्ट्स स्पीच में ऐसा ग्रुप है जिसकी संख्या घटी है, अदरवाइज सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या बढ़ी है। इसमें हुम को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। अमेरिकन इंग्लिश में बहुत कम, रेयर इसका यूज होता है, लेकिन अभी भी ब्रिटिश इंग्लिश में बचा हुआ है। ब्रिटेन में भी यूज होता है, लेकिन फिर भी यह हुम के बदले हु का यूज होता है, लेकिन फिर भी हुम अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट प्लेस पर यूज होने वाला है हुम। और तीसरा है हुज, जिसका जिसकी, जो पोजीशन बताता है। तो केस में भी जो बताया गया था, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, ये सब बताया गया था। तो कहीं ना कहीं ये रिलेट करना है कि किस प्लेस पे कौन यूज होगा और कैसे यूज होगा। तो ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव केस दोनों प्लेस पे यूज होता है, सब्जेक्ट प्लेस पर भी, ऑब्जेक्ट प्लेस पर। यह दोनों ये पर क्लियर है इसका, कहीं इसके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कहां पर यूज होगा। दोनों प्लेस पर यूज होगा, यहां भी होगा और यहां भी होगा। अब तीसरा है हुज हो गया। अब हम बात करते हैं हुज का। हुज जो है वह सब्जेक्टिव केस में भी वही है, ऑब्जेक्टिव केस में भी हुज ही है, दोनों प्लेस पे यूज होता है। यह चेंज नहीं है, सेम है। हु का प्रयोग जो है, इसका प्रयोग तीनों का, वह ह्यूमन के लिए होता है, मानव जाति के लिए नहीं। कहने के लिए लिविंग है, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में लिविंग जो है सिर्फ मानव को माना गया है। कुछ जो है पेट एनिमल्स, पेट एनिमल्स के लिए कुछ हम यूज कर सकते हैं, पेट एनिमल्स के लिए। कुछ जो है नॉन लिविंग के लिए हो गया। और नॉन लिविंग कौन है, तो जानवर, पेड़ पौधे सारे जो है, या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन लिविंग है। तो हुज जो है उसके लिए यूज होता है, हुज का प्रयोग हम नॉन लिविंग के लिए करते हैं। यहाँ पर है हुज और एंड हमने लिखा है। तो हुज जो है वह उसमें ग्रामेरियर में विरोधाभास है, अलग अलग मत रखते हैं, लेकिन समान रूप से हम हुज का प्रयोग ह्यूमन के साथ भी और नॉन लिविंग थिंग के साथ भी करेंगे, दोनों के साथ हम हुज का प्रयोग करेंगे। कभी कभी हम यहाँ पर ऑफ विच का प्रयोग भी करते हैं, नहीं विच है तो ऑफ विच का प्रयोग करते हैं। पॉजिटिव बताने के लिए ऑफ का प्रयोग हमें करना पड़ता है, ऑफ का प्रयोग हमने देखा, यहाँ पर हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, ऑफ विच। तीसरा है वाट। वाट जो है वह जो सब्जेक्टिव केस में वाट यूज होता है, ऑब्जेक्टिव केस में, दोनों प्लेस पे यूज होता है वाट का। नहीं, इसका कोई पॉजिटिव नहीं होता है। दैट दोनों केस में यूज होता है, सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में, दोनों प्लेस पे यूज होता है, इसका कोई पॉजिटिव नहीं है।
एज और बट के साथ भी वही मामला है। नहीं, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन थे जिसके बारे में हमने बताया, केस बता दिया। अब होता है इसका नंबर। नंबर से मतलब है वह सिंगुलर के साथ यूज होगा, प्लूरल के साथ यूज होगा। क्या होता है ये? नहीं, तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है वह सारे हु, हुम, हुज ये सबको या व्हाट को ले ले, दैट को ले, सब जो है सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए बराबर रूप से यूज होता है। ये नहीं है कि केवल सिंगुलर के लिए यूज होगा, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होगा। नहीं, सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यूज होगा। हु, हुम, हुज और हुज ये सब जो है दोनों के लिए यूज होगा, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब हम बात करते हैं, ये हो गया केस हो गया, नंबर हो गया, इसका क्या मीनिंग हुआ ये हो गया, कहाँ यूज होगा वो हो गया। नहीं, अब हम इसका देख लेते हैं रिलेटिव एडवर्स। यहां देखना है कि ये रिलेटिव जो है, रिलेटिव जो प्रोनाउन है वह नाउन के बदले में यूज हो जा रहा है। नहीं, और नाउन प्रोनाउन के बाद आता है, नाउन अथवा प्रोनाउन के जस्ट बाद आता है। एक तो नाउन के बदले में यूज होता है, नहीं इसलिए प्रोनाउन कहते हैं इसको रिलेटिव प्रोनाउन, और नाउन के जस्ट बाद आता है या कभी कभी प्रोनाउन के जस्ट बाद आता है। इसको देख ले रिलेटिव एडवर्ब जो ये जो है वह नाउन को छोड़ के अन्य वर्ड है, नहीं उसको रेफर करता है, उसके बारे में बताता है, वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, इन सब चीजों के बारे में। हम उदाहरण से सारे चीज को समझते हैं कि कैसे इसका यूज कब कहां कैसे होगा। ठीक है, हम उदाहरण ले लेते हैं, उस उदाहरण से सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। रिलेटिव वर्ड से रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं और एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम उसको समझने की कोशिश करेंगे कौन कैसे कहाँ यूज होगा। नहीं, कैसे और कहाँ और क्या मीनिंग होगा उसका। कैसे तो हो गया, कहाँ नहीं, और हाउ ये है मेरा। कहाँ और कैसे इसका यूज होगा वो हम देखते हैं। क्यों का जवाब हमने कल दे दिया था, या हमारा जो पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट ए वीडियो है जिसमें हमने रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में बताया था, उसमें हमने ये चीज बता दिया था। अब हम देखते हैं कि कहाँ और कैसे। नहीं, पहला उदाहरण लेते हैं, द बॉय हु वन द फर्स्ट प्राइज। नहीं, हु वन द फर्स्ट प्राइज, यहाँ हु सब्जेक्ट का काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन है। द बॉय नाउन, ये नाउन था, इस नाउन के लिए ये रिलेटिव प्रोनाउन आया, आरपी हम लिख रहे हैं इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन हु आया, हु वन द फर्स्ट प्राइज। अब ये जो है यह रिलेटिव क्लॉज हो गया, ये क्या हो गया, एक रिलेटिव क्लॉज हो गया, जिसे एडजेक्टिव क्लॉज भी बोलते हैं इसको। ये रिलेटिव क्लॉज है क्योंकि रिलेटिव वर्ड हु से जुड़ा हुआ है। नहीं, द बॉय इस नाउन के लिए हम वर्ड यूज किए हु का, जो चूंकि नाउन क्या था, यह लिविंग थिंग था, आदमी है ये, इसलिए हमने इसके लिए हु का यूज किया, हुज का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे। हु वन द फर्स्ट प्राइज इज द सन ऑफ मिस्टर राहुल। अब ये द बॉय के बारे में बताया गया कि क्या है, वो मिस्टर राहुल का बेटा है। सेंटेंस ये नहीं, उसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये डाला गया हु के से ऐड करके, रिलेटिव वर्ड हु देकर जो है यूज किया गया, हु वन द फर्स्ट प्राइज इज द सन ऑफ। इसलिए घबराना नहीं है, ये जो क्लॉज एंट्री किए गए वो रिलेटिव वर्ड के माध्यम से एंट्री किए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, द बॉय इज द सन ऑफ मिस्टर राहुल। ये पूरा एक साथ ले लिए, द बॉय इज द सन ऑफ मिस्टर राहुल, यहां से यहां तक। ठीक है, उसको हम ले लिए, यहां नाउन था, ये भी नाउन था, नहीं ये प्रॉपर नाउन था, ये कॉमन नाउन था। ठीक है, प्राइज भी हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अब यहां पर हमने द बॉय इज द सन ऑफ मिस्टर राहुल एक साथ ले लिया, हु वन द फर्स्ट प्राइज, जिसने पहला प्राइज जीता। अब यहां पर भी रिलेटिव प्रोनाउन है ये आरपी हु, जो किसके लिए नाउन, किसके लिए यूज हुआ, नाउन इसका कौन होगा, यह होगा या यह होगा, जिसके बाद हो, जस्ट जिसके बाद हो, ठीक उसके बाद नाउन और प्रोनाउन, उसके ठीक बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन को लेते हैं। अगर नहीं लेते हैं तो देखिए कोई बात नहीं, उसका मीनिंग क्या होगा, हम इसके साथ नहीं लगाए। हमने जो पार्ट ए में एक उदाहरण भी दिया कि किसी भी नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ हम उसके बारे में एक्सप्लेनेशन में एक्स्ट्रा जो हमें इंफॉर्मेशन देना है, नेसेसरी या अननेसेसरी जो भी इंफॉर्मेशन देना हम ऐड ऑन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं बॉय के लिए, नहीं बॉय के लिए तो बताया कि मिस्टर राहुल का बेटा है, लेकिन हम राहुल के बारे में बता रहे हैं हु वन द प्राइज, जिसने पहला प्राइज जीता। दोनों का मीनिंग ही बदल गया। तो ये जो रिलेटिव क्लॉज है, ये रिलेटिव क्लॉज जहां हम यूज करेंगे मीनिंग उस तरीके से होगा, ये नहीं कि इसका जहां मर्जी हो हम यूज कर देंगे। लेकिन ये भी है कि आप पर निर्भर करता है कि आप इसका यूज जहां करें।
नहीं, आपका मन होगा कि हम यहाँ यूज करें चलेगा, वहां मन होगा यूज करें, लेकिन वो मीनिंगफुल होना चाहिए। यहाँ राहुल के लिए कह रहा है कि उसने प्राइज जीता, यहाँ लड़के के लिए क्या जा रहा है कि उसने प्राइज जीता, दोनों का मीनिंग बिल्कुल अलग अलग है। क्लियर है? नेक्स्ट अब देखता है द मैन हु इज स्टैंडिंग, कौन खड़ा है? मैन। नहीं, अब ये रिलेटिव क्लॉज है, ये वर्ड जो रिलेटिव वर्ड है मैन के लिए आया, तो ये ह्यूमन के लिए हु का प्रयोग करते हैं। द मैन हु इज स्टैंडिंग, जो खड़ा है कहां, वहां, यहां तक क्लॉज हो गया रिलेटिव क्लॉज। नहीं, आरसी रिलेटिव क्लॉज फॉर आरसी। इज माय फ्रेंड, मेरा दोस्त है। द मैन इज माय फ्रेंड, वह आदमी मेरा दोस्त है। उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या हुआ, उसको ये करना कि हु इज स्टैंडिंग देयर, डिफाइन करना कि जो वहां पर खड़ा है। नहीं, हो सकता है कोई बैठा हुआ हो सकता है कोई टहल रहा हो, लेकिन जो वहां पर खड़ा हो मेरा दोस्त है, हमने उसको डिफाइन किया। दे आर द स्टूडेंट्स, दे आर द स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर कहीं पर नहीं यूज किया गया, यहाँ के रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया। नहीं, अब ये जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया जस्ट किसके बाद? स्टूडेंट्स के बाद, मतलब स्टूडेंट्स के बारे में कह रहा है। तो दे आर द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट पास द एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ वह क्या है? प्लूरल है। हैज रहता तो सिंगुलर होता, हैव है तो प्लूरल है। तो यहाँ पर जो हु हम यूज कर रहे हैं, एक आदमी है, मिस्टर राहुल एक आदमी है, यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल की जरूरत नहीं पड़ी, V2 है। यहाँ पर द बॉय हु वन, यहाँ पे V2 था, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि दे आर द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट पास। तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स प्लूरल था, इसी के लिए हु यूज हुआ, नहीं प्रोनाउन। तो ये पर हेल्पिंग वर्ब्स का प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, ये एग्रीमेंट है दोनों के बीच में। तो हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज करते हैं कि हु हैव नॉट पास द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है द डॉग हु इज इंजर्ड, यहाँ डॉग के लिए जो है यहाँ देखना वाला चीज है। द डॉग, एक डॉग है इसलिए यूज किया गया। अब यहाँ पर हम डॉग के लिए हु का प्रयोग कर रहे हैं। नहीं, क्यों यूज कर रहे हैं? अब देखिए, द डॉग हु इज इंजर्ड इज माइन, वह कुत्ता या जो कुत्ता बीमार है, घायल है, वह मेरा है। मतलब पालतू जो कुत्ता था, पेट एनिमल्स के लिए लोग हु का प्रयोग कर लेते हैं। नहीं नहीं, दूसरा उदाहरण देख लीजिए, द डॉग व्हिच बीट मी, व्हिच यहाँ पर, अब यहीं पे डॉग के लिए हु यूज हो गया, यहीं पे डॉग के लिए व्हिच यूज हो गया। नहीं, अब जो कहने वाला है देखिए, द डॉग व्हिच बीट मी यस्टरडे, जो कुत्ता मुझे कल काटा, इज बार्किंग एट हिम, उस पर भौंक रहा है। नहीं, अब जो आदमी कह रहा है कि जो मुझे काटा उस पर भौंक रहा है, उसके लिए पालतू होने का कोई मतलब नहीं है। नहीं, वो कुत्ता के प्रति उसका प्रेम उस तरह का नहीं है, तो स्वाभाविक है उसने क्या यूज किया? व्हिच का यूज किया। हम डॉग के लिए व्हिच भी कर रहे हैं, डॉग के लिए हु भी कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि हम उसका मानवीकरण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब ग्रामर ऊपर नहीं है, व्यक्ति ऊपर है। व्यक्ति डिसाइड करता है कि यहाँ पर क्या होगा और यहाँ पर क्या नहीं होगा। नहीं, तो व्हिच बीट मी यस्टरडे इज बार्किंग, चूंकि सिंगुलर था तो यहां से यहां तक क्लॉज हो गया और फिर ये यहां से शुरू हो गया सेंटेंस, इज बार्किंग एट हिम। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, दिस इज द क्वेश्चन हुज सॉल्यूशन इज डिफिकल्ट। यहां पर हमने हु व्हिच के बारे में बता दिया गया, अब बताया गया व्हिच के बारे में। नहीं, कि दिस इज द क्वेश्चन हुज सॉल्यूशन इज डिफिकल्ट, जिसका सॉल्यूशन मुश्किल है। ये जिसके के सेंस में आया, यह क्वेश्चन है या यही क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन जो है वह डिफिकल्ट है। यहाँ पर हुज का प्रयोग रिलेटिव के रूप में किया गया, पोजीशन के लिए हुज सॉल्यूशन, जिसका। नहीं, नेक्स्ट है द बुक व्हिच यू हैव गिवन मी वाज टॉर्न। द बुक, बुक के लिए व्हिच यू हैव गिवन मी, जो आपने मुझे दिया, इसके लिए यूज हुआ है ना। अब यहां से यहां तक इसका पार्ट हो गया। अब ये बुक वाज टॉर्न, बुक फटा हुआ था। नहीं, तो क्लियर है कि कैसे कैसे हम उसका जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट व्हिच इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। अब द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। अब इसके लिए यूज हुआ व्हिच इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। यहाँ पर यूज हम करते हैं व्हिच इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। इसका मतलब हुआ कि पूरे सेंटेंस के लिए हमने कहा कि जो सन राइजेज इन द ईस्ट, ऐसा ये जो है जो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, नहीं सर्वमान्य सत्य है। तो इस पूरे सेंटेंस के लिए, तो पूरे जब सेंटेंस की बात हो तो वहां हु का प्रयोग नहीं करेंगे, व्हिच का प्रयोग करेंगे। वो तो फिर मानव के लिए सिर्फ होता है। माय ब्रदर हु इज अ स्कूल टीचर हैज गॉन टू मार्केट। माय ब्रदर हु इज अ स्कूल टीचर, जो स्कूल टीचर है, अब यहाँ से इसका सब्जेक्ट ये हो गया हैज, सब्जेक्ट ब्रदर, माय ब्रदर हैज गॉन टू मार्केट। यहाँ पर कह रहा है कि मेरा भाई जो स्कूल टीचर है वो मार्केट गया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, माय ब्रदर, यहाँ पर कॉमा यूज किया गया, यहाँ पर देखिए कॉमा यूज किया गया, यहाँ पर कॉमा यूज किया गया। माय ब्रदर
हु इज अ स्कूल टीचर हैज गॉन टू मार्केट। सेम सेंटेंस है लेकिन यहाँ पर कॉमा यूज किया गया। अब जब कॉमा से हम बोलते हैं तो हल्का सा पॉज होगा, नहीं पॉज लेके तब हम बोलेंगे, डायरेक्ट सीधे सेंटेंस को कंटिन्यू करते नहीं रह जाएंगे, छोटा सा ब्रेक, नहीं फुल स्टॉप फुल ब्रेक, छोटा सा ब्रेक। माय ब्रदर हु इज अ स्कूल टीचर हैज गॉन टू मार्केट। और नेक्स्ट है माय ब्रदर दैट इज अ स्कूल टीचर हैज गॉन टू मार्केट। नहीं, तीन सेंटेंस एक ही तरह से लग रहे हैं। यहाँ पर हु का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर हु का प्रयोग हुआ, लेकिन यहाँ कॉमा है, और ये दैट का प्रयोग, यहाँ पर कॉमा नहीं है। तो दैट का प्रयोग जहां भी करेंगे कॉमा कभी नहीं होगा। कॉमा क्यों नहीं होगा? तो दैट जो है वो रिलेटिव एडवर्ब रिलेटिव प्रोनाउन है तो है, लेकिन दैट जो है वह कंजंक्शन भी है, और दैट कॉमा को हटाने के लिए ही कंजंक्शन के रूप में आता है। नहीं, छोटे मोटे जो ब्रेक क्या कहते हैं ब्रेक्स होते हैं उसको हटाने के लिए ही दैट से फिक्स किया जाता है, दैट फेविकल से जोड़ा जाता है सेंटेंस को या वर्ड्स को। तो दैट से जब जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर कोई कॉमा यूज नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है वह कब हम हु का प्रयोग करेंगे, कब हम दैट का प्रयोग करेंगे, इससे संबंधित हमारा एक और वीडियो होगा जिसमें आप बहुत क्लियर होकर स्पष्ट हो जाइएगा कि कब डिफाइनिंग है कब डिफाइनिंग नहीं है। उसमें ग्रामर से ऊपर की बात बताई जाएगी, कन्वेंशन क्या है और लोग ऐसा यूज क्यों करते हैं। ग्रामर की कहीं कोई बात ही नहीं है, फालतू के लोग जो है नियम बनाते रहते हैं, कानून बनाते रहते हैं और लोगों के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर देते रहते हैं। ये कुछ उदाहरण है, इसके बाद कुछ और हम उदाहरण लेते हैं जिससे और भी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। हमने कुछ और उदाहरण लिए हैं। अब ये उदाहरण क्या बता रहे हैं वो हम इसके यूज को और फर्दर बेहतर तरीके से समझे। नहीं, माय फादर हु इज अ स्कूल टीचर इज 50 ईयर्स ओल्ड। हमने यूज किया मेरे पिताजी जो 15 ईयर्स ओल्ड, जो एक स्कूल टीचर है, इज 50 ईयर्स ओल्ड। कितने उम्र के? 50 50 साल के। तो जो स्कूल टीचर है कॉमा के बीच में रखा गया इसको, नहीं इसको कॉमा के बीच में रखा गया। अब हम आगे बात करते हैं, माय फादर दैट इज अ स्कूल टीचर इज 50 ईयर्स ओल्ड। यहाँ कॉमा ने रखा गया और हु के बदला में क्या यूज किया गया? दैट यूज किया गया। नहीं, हमने पिछले कुछ सेंटेंस में माय ब्रदर हु इज अ स्कूल टीचर के संदर्भ में भी कॉमा का इस्तेमाल किया, और जो रिलेटिव क्लॉज था उसके साथ कॉमा का इस्तेमाल किया, और उसको हटा करके फिर दैट का भी इस्तेमाल किया। तो ये है क्या? रिलेटिव क्लॉज में कॉमा का यूज करना और दैट का यूज करना क्या है तो जान ले। हु और व्हिच के बदले में हु एंड व्हिच के बदले में दैट का इस्तेमाल होता है, और दैट जो है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए, ह्यूमन के लिए भी और नॉन लिविंग के लिए भी इस्तेमाल होता है, एनिमल हो या पेड़ पौधे सबके लिए वो इस्तेमाल होता है दैट। तो कॉमन है। तो अब है कि दैट का प्रयोग करते कब है? इंग्लिश में एक टर्म आता है रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज, या रेस्ट्रिक्टिव कहिए या फिर कहिए इसको डिफाइनिंग। डिफाइनिंग जब यूज हो या रेस्ट्रिक्टिव हो, इसको हिंदी में कहा जाए सीमित, उसको सीमित करना। जहां हम रेस्ट्रिक्टिव या डिफाइनिंग करते हैं, जो आने वाला नाउन है जिसके बारे में हम रिलेटिव वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे केस में हम क्या करते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं। अदरवाइज हम हु और व्हिच का प्रयोग करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि रेस्ट्रिक्टिव में सिर्फ जो है सिर्फ दैट का प्रयोग होता है, तीनों का होता है, हु व्हिच और दैट तीनों का होता है। लेकिन जो ही कॉमा का इस्तेमाल होता है, हल्का पॉज का इस्तेमाल होता है, ब्रेक का इस्तेमाल होता है, वहां जब रिलेटिव वर्ड का यूज होगा वह कभी भी दैट नहीं होगा। इसके बारे में डिटेल से हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिर एक और मेरा वीडियो है इसमें हम इसको देखेंगे। इस यहाँ आप उसमें आप देख लीजिएगा और बिल्कुल स्पष्ट क्लियर क्रिस्टल हो जाएगा, बहुत यूनिक वीडियो है। तो यहाँ देख लीजिए कि माय फादर दैट इज अ स्कूल टीचर इज 50 ईयर्स ओल्ड। अब क्या यहाँ पर दैट का यूज सही है? तो चूंकि डिफाइनिंग है और फादर के बारे में डिफाइन किया गया, लेकिन चूंकि पिता एक ही हो सकते हैं, दो नहीं हो सकते हैं, तीन नहीं हो सकते हैं, इसलिए उनके लिए डिफाइन करने की जरूरत है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर यूज करना दैट गलत है, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। नहीं, माय फादर हु इज अ स्कूल टीचर, यहाँ जो है नॉन डिफाइनिंग यूज ही इसका सही होगा, कभी भी डिफाइनिंग यूज उसका नहीं करेंगे माय फादर के साथ इस तरह का। फिर माय सिस्टर के साथ दैट इज अ स्कूल टीचर हैज गॉन टू मार्केट, ये डिफाइन कर रहा है, सीमित कर रहा है, वही बहन जो स्कूल टीचर है वो मार्केट गई है, करने का मतलब उसके पास और बहन है। यहाँ भी जहां हम दैट के माय ब्रदर दैट इज अ स्कूल टीचर, इसका मतलब हुआ कि और भी भाई हैं, वही भाई जो स्कूल टीचर है वह मार्केट गया है। या माय ब्रदर
हु इज अ स्कूल टीचर हैज गॉन टू मार्केट, इसका भी सेंस वही है। ये दोनों डिफाइनिंग है, ये और ये दोनों डिफाइनिंग है या रिस्ट्रिक्टिव है। नहीं, ये डिफाइनिंग यूज है। ऐसे कैसे हु और दैट का जहां कॉमा का इस्तेमाल नहीं होता है वो डिफाइनिंग हो गया, वहां पर हु का और दैट का इस्तेमाल किया जा सकता है, हुइच का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जहां पर कॉमा का इस्तेमाल हो गया वहां पर केवल हु और हुइच का ही प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। ये रूल बनाया गया है, लेकिन क्यों बनाया गया है, ऐसा क्यों है, ऐसा यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, मेरे एक वीडियो में आप देख के एकदम क्लियर हो जाए कि रटने की जरूरत नहीं है। ये ऐसे ही नियम लोग बना देते हैं और फिर रटवाते रहते हैं, परेशान करते हैं बच्चों को, छोटे बच्चों को। नहीं, तो आगे चलते हैं। दिस इज द सेम डॉग, यहाँ वर्ड यूज हो गया द सेम डॉग, वही कुत्ता है, दैट बीट मी यस्टरडे। अब यहाँ पर ये है, यहाँ पर दैट हो सकता है, यहाँ पे डिफाइन किया गया है, नहीं रेस्ट्रिक्ट किया गया कि यही कुत्ता है, नहीं जिसने मुझे कल काटा था, तो यहाँ पर डिफाइन किया गया, तो क्या यहाँ पर दैट, व्हिच और हु तीनों में से किसका यूज करेंगे। डॉग है तो अगर हम ठीक है काटा है, हम इसको नहीं मानते एनिमल मान लेते हैं, इसको व्हिच का हम यूज करें, क्या व्हिच का यूज हो सकता है, तो नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दैट ही होगा, व्हिच का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, चूंकि यह डिफाइनिंग है और बिल्कुल डिफाइनिंग है। नहीं, इसको हम उस वीडियो में बताएंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है, नहीं बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि हम ऐसा ही क्यों करेंगे। रूल बताता है कि जहां सेम डॉग होगा सेम वर्ड यूज किया जाएगा, द ओनली यूज किया जाएगा, या क्या कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल होगा, ऐसे केस में हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। ये रूल बनाया गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बस ये सिर्फ समझने का फेर है कि हम इसको रूल मान लेते हैं। सच्चाई यह है कि ऐसे केसेस में दैट यूज होगा, उसके सिवा कोई ऑप्शन भी नहीं है। नहीं, इसको हम बताएंगे बहुत क्लियरली नेक्स्ट वीडियो में, कि आप उसको देखें, उसमें समझ जाएगा कि ऐसा ही यूज क्यों किया गया। Who am I that I should object, मैं कौन हूं जो I should object, जिसे ऑब्जेक्ट करना चाहिए। यहाँ पर दैट जो है वह हु नहीं हो सकता, हु एम आई हु, क्योंकि एक बार अगर हु वर्ड आ गया है तो दोबारा हु का यूज नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर हम हु का प्रयोग नहीं करके दैट का प्रयोग करेंगे। रामू एंड हिज डॉग दैट आर कमिंग, यहाँ पर क्या है कि रामू मेन है, ह्यूमन, और हिज डॉग वो एनिमल हो गया। अब दोनों का इस्तेमाल एक साथ हो गया, इसके लिए हु होगा या कुछ होगा या दैट होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम दैट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अगर हु करते हैं तो रामू के लिए होगा, डॉग के लिए नहीं होगा, कुछ करते हैं तो डॉग के लिए होगा, रामू के लिए नहीं होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, दैट का यूज करेंगे। कॉमन दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए दैट आर कमिंग हियर शुड बी ट्रीटेड वेल, वो दोनों आ रहे हैं इसलिए उनका अच्छे से ट्रीटेड होना चाहिए, स्वागत होना चाहिए, व्यवस्था होना चाहिए। व्हाट, अब व्हाट का यूज आ गया, व्हाट का यूज, व्हाट आई हैव रिटन कैन नॉट बी थ्रोन इन अ डस्टबिन, एक डस्टबिन में जो है वह नहीं फेंका जाना चाहिए, फेंक सकते हैं आप, जो मैंने लिखा उसे डस्टबिन में आप नहीं फेंक सकते हैं, किसी डस्टबिन में। आई से व्हाट आई मीन, मैं कहता हूं, आई से मैं कहता हूं, यहां से दूसरा हो गया व्हाट आई मीन, जो मैं समझता हूं। कहने का मतलब है कि व्हाट का प्रयोग जो है हु व्हिच वे का हम लोग देख ले, हु व्हिच हुज का देख लिए, हुम एक बाकी है, और ये व्हाट का यूज, तो व्हाट का यूज हम तब करते हैं जब कोई थिंग्स हो, नहीं पर्सन के लिए, और क्या कहते हैं स्पेसिफिक कोई एनिमल, इस सब के लिए नहीं, थिंग्स के लिए हम यूज करते हैं, और सिंगुलर या प्लूरल यूज करते हैं। खासकर एंटीसीडेंट्स कहने का मतलब है कि पूर्ववर्ती, एक वर्ड आता है एंटीसीडेंट्स, मतलब इसका होता है पूर्ववर्ती। अगर आप अंग्रेजी नाम नहीं भी याद कर सके तो अभी कोई टेंशन नहीं है, पूर्ववर्ती जो ठीक पहले जो हमने हुई चीज सब के बारे में देखा था, तो उसके पहले ठीक जो नाउन हो रहा था उसके लिए हुई का प्रयोग हो रहा था। हम इस टर्म को नहीं भी बताए, कारण इसे रटने की जरूरत भी नहीं होती है, हम सिर्फ पहचानते हैं नाउन और प्रोनाउन को, तो उसके जो पूर्ववर्ती होते हैं उसके अनुसार हुई ये सब यूज हो रहा था, लेकिन हुज का, हुम का भी, लेकिन यहाँ पर वाट के सेंस में कोई मतलब नहीं है, इसमें बगैर पूर्ववर्ती का यह यूज होता है। नहीं, अब एक देखिए, दिस इज द टाइम व्हेन ही कम्स डेली, यहाँ जो है ये एडवर्ब्स का, दिस इज द टाइम, टाइम के बारे में, टाइम कब, दिस इज द टाइम यही समय है, व्हेन जब ही कम्स डेली, वह डेली आते हैं, तो यहाँ पर जो है यह रिलेटिव एडवर्ब है ना कि रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये टाइम से रिलेटेड, टाइम बता रहा है, टाइम जो बता रहा है क्या होता है, एडवर्ब होता है। क्यों, क्योंकि काम के होने का, कब काम हुआ, तो एक्शन के होने के बारे में बताया जाता है, जो एक्शन की विशेषता बताता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है, इसलिए यह क्या एडवर्ब है, तो ये रिलेटिव एडवर्ब है। नहीं, डू यू नो द प्लेस
वेयर शी लिव्स, क्या तुम आप जानते हैं उस प्लेस को जहां वो रहती है? तो वेयर शी लिव्स, द प्लेस। तो प्लेस जो होता है वेयर रहने के बारे में बताया जाता है, कहाँ रहना। तो वो विशेषता जो है जो रहने के बारे में, एक्शन के बारे में, क्रिया के बारे में विशेषता बताई जाती है, इसलिए क्या हो गया वो वेयर रिलेटिव एडवर्ब हो गया, ना कि रिलेटिव प्रोनाउन है। इस तरीके से जो कुछ और वर्ड बचे हुए हैं उसके उदाहरण के द्वारा हम बता दे रहे हैं कि इसका यूज कैसे होता है। हमने कुछ और उदाहरण लिए हैं, इन उदाहरण को देखें कि इसमें क्या है। नहीं, जो कुछ और रिलेटिव वर्ड्स बचे हुए थे उनको सबको हमने शामिल कर लिया। क्योंकि आज का टॉपिक हमारा था रिलेटिव वर्ड्स, इसलिए सभी को हमने उदाहरण के द्वारा लिया। इसके बारे में और भी मेरे डिटेल से वीडियोज आएंगे, लेकिन फिलहाल हमने सारे रिलेटिव वर्ड्स को एक साथ ले लिया है जो रिलेटिव की तरह काम करते हैं, चाहे वो रिलेटिव प्रोनाउन हो या रिलेटिव एडवर्ब्स हो। तो यहाँ फिर नेक्स्ट देखते हैं, यू नो द मैन अबाउट होम आई एम टॉकिंग। तुम उस आदमी को जानते हो, यू नो द मैन, तुम उस आदमी को जानते हो। अबाउट होम, यहाँ प्रीपोजिशन अबाउट यूज हुआ है। प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज होता है ये, यहाँ यूज हुआ है whom का, यहाँ which का प्रयोग हुआ है, तो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी इसका यूज होता है। तो यहाँ पे यू नो द मैन अबाउट whom का प्रयोग, जिसे आई एम टॉकिंग, जिसके बारे में, अबाउट whom, जिसके बारे में आई एम टॉकिंग में बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, देयर इज नो रूम इन विच यू कैन स्टे। कोई जगह नहीं है, देयर इज नो रूम, कोई जगह नहीं है, इन विच, जिसमें, यू कैन स्टे, आप ठहर सकते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन नहीं, विच है। तो हु का, whom का और which का इस तरीके से रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ। यहाँ पर दिखाया गया कि प्रीपोजिशन के बाद भी आया है, नहीं, क्योंकि यह दोनों ऑब्जेक्टिव केस में है। क्या है? ऑब्जेक्टिव केस में है। अब ऑब्जेक्टिव केस में कैसे कैसे पता चलेगा? तो देखिए, यू नो द मैन अबाउट whom आई एम टॉकिंग, नहीं, मैं बात कर रहा हूं, किसके बारे में? हु। तो ये जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट कौन है? हु। You know the man about whom I am talking. I am talking about the person. नहीं, टॉकिंग जो वर्ब है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये है, नहीं, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है ये, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है ये, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव केस में है। सिमिलरली, देयर इज नो रूम, वहां रूम नहीं है, जगह नहीं है, इन विच यू कैन स्टे, कहां स्टे? जिसमें। ये दोनों के दोनों जो है ऑब्जेक्टिव केस में है। मतलब हमने सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस में सारे यूज देखे थे। यहाँ उदाहरण हुआ कि ऑब्जेक्टिव केस में कैसे, इसका उदाहरण व्हिच और whom, ये दोनों ऑब्जेक्टिव केस में थे। हमने पॉजिटिव केस का उदाहरण ऑलरेडी बता दिया है। दिस इज द मैन, दिस इज द मैन whom I like most। नहीं, ये जो है किसको पसंद करते हैं? सबसे आई लाइक मोस्ट, सबसे ज्यादा किसको पसंद करते हैं? whom। इसका ऑब्जेक्ट है ये, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस में हो गया। He knows how to swim, वह जानता है how to swim, तैरना, कैसे तैरा जाए। How to swim, कैसे तैरा जाए, मतलब तैरना, कैसे तैरा जाए मतलब तैरना, ये नहीं कि कैसे तैरा जाए बोला जाएगा। यहाँ पर he knows how to swim, कैसे तैरा जाए। यहाँ पर how जो है वो रिलेटिव एडवर्ब है, न कि रिलेटिव प्रोनाउन। ये एडवर्ब क्यों है? क्योंकि यह वर्ब के बारे में बता रहा है, ना कि किसके बारे में बता रहा है? नाउन या प्रोनाउन के बारे में बता रहा है। वह जानता है क्या, कैसे तैरा जाए, वर्ब के बारे में। वर्ब को लिंक कर रहा है, नोज के साथ वर्ब को लिंक कर रहा है, ये वर्ब के बारे में बता रहा है, इसलिए क्या है? रिलेटिव एडवर्ब है। इसको भूल से भी रिलेटिव प्रोनाउन हम नहीं समझेंगे। दिस इज द रीजन व्हाई आई डोंट लाइक हिम, यही कारण है आई डोंट लाइक हिम। व्हाई नहीं, दिस इज रीजन, जो कि आई डोंट लाइक हिम, मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। ऐसे भी he is an honest man, वह एक ईमानदार व्यक्ति है। this is why, यही कारण है I like him most, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। नहीं, this is why, यही कारण है। यहाँ पर बीच में ये यूज हुआ, ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ये रिलेटिव वर्ड है। और रिलेटिव वर्ड क्या है? एडवर्ब रिलेटिव वर्ड है। नहीं, यह प्रोनाउन नहीं है। My problem is the same as yours, मेरा प्रॉब्लम सेम है जैसा तुम्हारा है। ये एज जो है यह रिलेटिव प्रोनाउन है। हमने रिलेटिव प्रोनाउन में जो है अभी तक जो कीवर्ड था उसके बारे में बताया, एक दैट था जो कंजंक्शन भी है उसके बारे में बताया। अब एज के बारे में, एज भी जो है वो क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। तो माय प्रॉब्लम इज द सेम, मेरा प्रॉब्लम एकदम सेम है, एज योर्स, जैसा कि तुम्हारा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये एज किसके लिए आया? प्रॉब्लम के लिए आया।
नहीं, तो ये यहाँ पर प्रोनाउन का काम करता है कि जैसा तुम्हारा है वैसा ही मेरा प्रॉब्लम। ही इज सच अ मैन एज आई ऑनर, वह सच अ मैन, सच के साथ भी एज का प्रयोग होता है, वह ऐसा आदमी है जिसका मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, आदर करता हूँ। एज यहाँ प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है। एक लास्ट बट का देख लें, देयर इज नो बॉय, एक भी लड़का नहीं है, बट नोज दिस थिंग्स। बट, अब बट जो है वह निगेटिव सेंस में यूज होता है एज प्रोनाउन, या निगेटिव सेंस में यूज होता है, और इसके आगे जो है वह नॉट वर्ड नहीं लगाया जाता है। इधर निगेटिव यूज होता है लेकिन इधर निगेटिव यूज नहीं होगा। एग्जाम में ये बहुत ज्यादा पूछते हैं, एज के बारे में भी बट के बारे में भी, यहाँ निगेटिव दे देगा। इसका मीनिंग होगा कि बट के बदले में हम लिख सकते हैं देयर इज नो बॉय हु डज नॉट नो दिस थिंग्स। हु डज नॉट नो, मतलब हु जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसका यूज हो सकता है, लेकिन यहाँ सिंपली यूज किया गया उसके बदले में हु डज नॉट के बदला में सीधे क्या लिखा गया, इसके बदला में लिखा गया बट। नहीं, तो कभी कभी कंफ्यूजन लोग यहाँ पर नॉट वर्ड लगाते हैं, बिल्कुल नहीं लगेगा, हु बट में ही छुपा हुआ है नॉट, लेकिन परंतु नहीं, नहीं बट नोज दिस थिंग्स, यहाँ पर बट के आगे नॉट वर्ड कभी नहीं लगेगा, बट नोज दिस थिंग्स। ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन थे जिसका हमने यूज आज आपको बताया, एक एक करके डिटेल से बताया सबके बारे में, है ना। 8 रिलेटिव प्रोनाउन थे वो, फिर उसके बाद जो 4 रिलेटिव एडवर्ब्स थे उनका भी उदाहरण लेकर हमने बताया। मेरा उद्देश्य था कि रिलेटिव जितने भी वर्ड्स हैं, रिलेटिव वर्ड्स को आप डिटेल से जान जाए। उसके अलावे हम इसके बारे में और भी हमारे वीडियोज हैं जिससे आपको इसकी पूरी संकल्पना समझ में आएगी, लेकिन फिलहाल यह था कि सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव वर्ड्स को बताना था, इसलिए हमने एक वीडियो में ये सारी चीज को कंक्लूड किया। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा, आपके सारे कंसेप्ट जो है बहुत क्लियर हो जाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरा मनोबल ऊंचा रखने के लिए लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, है ना। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे ही सहयोग प्रदान करते रहें, मैं आगे ऐसे ही अच्छे से अच्छे वीडियो बनाता रहूंगा। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।